नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, हम हाजिर हैं अपराजिता का दूसरा भाग लेकर के। अगर आपने इस कहानी के पहले भाग को अभी तक आपने नहीं सुना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है। इस भाग को सुनने से पहले कहानी को पूरा समझने के लिए इसके पहले के भाग को अवश्य सुनें। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। अपराजिता सुधांशु और जिया के साथ घर पहुंचती है। पीछे पीछे बॉस की गाड़ी भी आ जाती है। जिया फटाफट अंदर जा करके दादी को सब बताती है, क्योंकि उसे भी ये डर होता है कि कहीं दादी उनसे मम्मी का क्लासमेट समझ के उल्टा सीधा ना बोलने लग जाएं। वो पापा की कंपनी के मालिक भी हैं। अपराजिता मुंह साड़ी के पल्लू से पोंछती हुई अंदर आती है और उसके पीछे सुधांशु और बास भी होते हैं। सुधांशु उन्हें माँ बाजी से मिलवाता है और साथ ही साथ झेपते हुए ये भी बताता है कि ये अपराजिता के ही स्कूल में पढ़ते थे। सासू माँ उनसे बहुत प्यार से बात करती हैं। तभी अपराजिता कहती है, आप इनके साथ बातें करो, तब तक मैं पानी लेके आती हूँ। अपराजिता के मुंह से तुम फिर आप सुन के चेतन यानी बॉस मुस्कुरा के कहता है, तुम्हें इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है अपराजिता, तुम मुझे तुम ही कहो, अच्छा लगता है। ये सुन के वो भी मुस्कुरा के सर हिला के अंदर चली जाती है। सुधांशु उसको अपने तीनों बच्चों से मिलवाता है और फिर ये सोचता है, हे भगवान, कितनी देर बैठेंगे ये, कहीं कुछ बात बुरी ना लग जाए। वो बच्चों से उनके बारे में पूछ ही रहा होता है कि तभी अपराजिता आके पूछती है, चेतन अदरक वाली चाय तो पियोगे ही ना? पे सुधांशु कहता है, नहीं, मैं सर के लिए जूस मंगवाता हूँ। चेतन मुस्कुरा के सुधांशु से कहता है, नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। आज इतने दिनों बाद अपराजिता के हाथ की अदरक वाली चाय भला मैं कैसे मना कर सकता हूँ? अपराजिता ने कहा, 1 मिनट, अभी बना के लाई। चेतन को सुधांशु के घर का इंटीरियर बहुत पसंद आया, एकदम ट्रेडिशनल राजस्थानी। वो उससे कहता है, आपका घर तो बहुत सुंदर है। तो सुधांशु को लगता है कि ये शायद मजाक में कह रहा है, तो वो कहता है कि हाँ सर, थोड़ा पुराना टाइम से है, एक्चुअली बाबूजी और माँ को ऐसा ही पसंद है। चेतन ने कहा, हाँ, ऐसे ही घर तो पसंद आते हैं जहाँ कुछ घर जैसा हो, वरना घर और होटल में अंतर ही क्या है। सास भी ये सुन करके खुश हो के कहती हैं, हाँ, मेरी बहू को घर सुंदर और पुराने स्टाइल में रखना ही पसंद है। ये देखो, ये सब कुशन पेंटिंग सब उसी ने तो बनाई है, सब काम जानती है वो। सास के मुंह से ऐसे शब्द सुन के बच्चे और सुधांशु सब चकित रह जाते हैं। अपराजिता चाय के साथ कुछ नमक पारे, नमकीन, सेव, गुजिया और बिस्किट नमकीन रख के लाती है। उसने ज्यादातर सामान घर का ही बना हुआ था जो सामने रखती है। सुधांशु जैसे ही उसके सामने नाश्ते की ट्रे देखता है, वो झट से नमक पारे उठा लेता है। सब लोग चाय नाश्ता करते हैं। थोड़ी देर बाद वो सबसे विदा लेके निकल जाता है। सुधांशु अपराजिता की तरफ बिना देखे हुए पूछता है, तो ये तुम्हारे साथ पढ़ते थे? अपराजिता कपड़े तह करते हुए, हाँ, और रहता भी पास में ही था, हम दोनों बचपन में बहुत साथ खेले हैं। सुधांशु ने कहा, कब तक? अपराजिता ने कहा, इंटर तक। फिर ये तो पढ़ने बाहर चला गया था ना, और मेरी आपसे शादी हो गई। सुधांशु ने कहा, हाँ, और किस किस को जानती हो इनके घर में? अपराजिता अब हाथ में कपड़े लेके बैठ जाती है और याद करने लगती है, काकसा यानी काकीसा, सुभी, और हाँ, एक इनके घर में काम करने वाली बिरजू काका। वो अपने ही धुन में बताने लग जाती है, काकी सा बहुत ही अच्छे थे, इतने बड़े घर की बहू होने पर भी बिल्कुल घमंड नहीं था उन्हें। जानते हैं आप, आज मैं बच्चों को सिलना सिखाती हूँ, ये मैंने उन्हीं से सीखा था। काका सा ज्यादातर काम के सिलसिले में बाहर ही रहते थे, तो काकी जब तब माँ के पास ही आके बैठ जाती थी या उन्हें अपने घर बुला लेती थी। सुधांशु ने कहा, हाँ, और सुभी, ये क्या बहन थी इनकी? अपराजिता हंसते हुए, हाँ, छोटी थी, हम लोगों से 5 साल, और बहुत शरारती, लेकिन सबकी लाडली थी।
सुधांशु का फोन बजता है और वो अटेंड करके बाहर चला जाता है। अब ऑफिस में बॉस का लहजा सुधांशु के साथ तल्ख नहीं रहता, बल्कि वो तो बिल्कुल दोस्त की तरह उससे बात करता है। हालांकि इतने दिन उसने सुधांशु के साथ भैरवी की नौटंकी को भी महसूस किया होता है। एक दिन लंच के टाइम कैंटीन में सुधांशु और भैरवी जा रहे थे, तभी पीछे से आवाज आई, अरे सुधांशु जी, आज तो मैं आपके साथ ही लंच करूंगा। भैरवी थोड़ा सकुचाती हुई साइड टेबल पे जाके बैठ गई और चेतन सुधांशु के साथ। उसने अपने लिए कैंटीन से भी एक थाली ऑर्डर की होती है, जो कैंटीन का मालिक दौड़ा दौड़ा उसे देने आता है। सुधांशु के टिफिन खोलते ही उसके मुंह से वाह निकलता है। अपराजिता ने आज गट्टे की सब्जी, मसूर की दाल, रायता और करी का अचार दिया होता है। उससे रुका नहीं जाता है और वो फट से एक रोटी के साथ खाने लगता है। स्वाद लेता हुआ वो एकदम कहता है, बहुत अच्छा खाना बनाती हैं अपराजिता, आई मीन आपकी वाइफ। सुधांशु ने कहा, हाँ सर, खाना बनाने में तो अपराजिता का किसी से मुकाबला नहीं है। उसको ये कहते देख के भैरवी उसकी तरफ कोनी निगाह से देखती है। खाने का स्वाद लेते हुए वो दोनों वापिस की ही बातें करने लग जाते हैं। लंच खत्म करके जैसे ही सुधांशु अपने केबिन में जाता है, पीछे पीछे भैरवी भी आ जाती है। भैरवी तो मिस्टर राय वाला आज तो बड़ी तारीफ कर रहे थे अपनी बीबी की उसके दोस्त के सामने। सुधांशु लैपटॉप पे काम करता हुआ ही उससे कहता है, हाँ तो अपराजिता खाना तो अच्छा ही बनाती है, इसमें क्या शक है, और तुम्हें भी तो उसके हाथ का खाना पसंद है। भैरवी ने कहा, हाँ वैसे तुम्हें नहीं लगता है ये बहुत फ्रैंक है तुम्हारी बीबी से, जैसा कि तुमने बताया, कहीं ऐसा तो नहीं कि अंदर ही अंदर लाइक करता हो उसे। वो ये बात सर खुजाते हुए कहती है। वो आगे कहती है, देखो लेडीज का सिंक सेंस बहुत अच्छा होता है इन मामलों में, तो मुझे लगता है कि सुधांशु तुम्हें क्या लगता है ये तुम जानो, क्योंकि मुझसे ज्यादा अपराजिता को कोई और नहीं जानता। वो मेरे सिवा किसी और से प्यार नहीं कर सकती। भैरवी ने कहा, कहीं ये ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है, क्योंकि जिस तरह से तुम उसकी बात बात पे बेइज्जती करते हो और नौकरानी की तरह तुम्हारे घर में काम करती है, तो मुझे तो नहीं लगता कि। सुधांशु भड़कते हुए, रहने दो अपनी ये घटिया बातें अपने पास रखो, वैसे भी अपराजिता और लड़कियों जैसी नहीं है जो दूसरे मर्दों पे डोरे। ये कहते हुए वो एकदम रुक जाता है और भैरवी की तरफ देखता है तो उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। वो उसे समझाने की कोशिश करता है पर वो पैर पटकते हुए वहां से निकल जाती है। सुधांशु चेयर पे पीछे सर टिका के सोचता है, ओह आज ये क्या निकल गया मेरे मुंह से, अब तो ये मुश्किल से मानेगी। वो शाम को ऑफिस से निकलते हुए भैरवी से पूछता है, सुनो चलो आज मैं तुम्हें घर छोड़ दूं। भैरवी ने कहा, इट्स ओके, मैं चली जाऊंगी खुद। सुधांशु ने कहा, देखो मैं उसी तरफ जा रहा हूं तो छोड़ता जाऊंगा तुम्हें, जिद मत करो, आओ बैठो गाड़ी में। वो उसकी एक नहीं सुनती और ऑटो वाले को आवाज दे करके उसमें बैठ जाती है। अगले दिन सुधांशु घर से जल्दी निकल के सीधा भैरवी के घर पहुंच जाता है। सुनो, रात से मैं इतना बार कॉल किए जा रहा हूं और तुम हो कि फोन ही नहीं उठा रही हो। भैरवी की आंखें लाल होती हैं। वो उससे कहती है, क्या बात करनी थी, जो दिल में था आखिर वो निकल ही गया ना मुंह से। सुधांशु ने कहा, अरे नहीं जाने मन, वो तो मैं और लेडीजों के बारे में कह रहा था, जैसे वो अपने बंसल जी को देख लो, कितने परेशान रहते हैं और तुम तो उल्टा अपने पीछे हजारों को भगाने का दम रखती हो। नो वन कैन एवर मैच यू। अब ये सब सुधांशु के मुंह से सुन करके भैरवी थोड़ा शांत होती है। ये भांपते हुए सुधांशु फौरन उससे कहता है, क्यों ना आज शाम को साथ में कहीं डिनर करें, फिर वहां से लॉन्ग ड्राइव पर चलें। सुधांशु को ये कहता देख भैरवी की आंखों में चमक आ जाती है। उधर विभोर को कई दिन से फीवर नहीं उतरता तो अपराजिता उसे डॉक्टर के पास ले जाती है। जहां डॉक्टर उसे टाइफाइड बताते हैं वो उसे वहीं भर्ती कर लेते हैं।
जब कई बार सुधांशु का फोन नहीं लगता तो वो भैरवी को फोन लगाती है। अपराजिता ने कहा, ओह ये क्या, इसका फोन भी बंद है, क्या करूं, इतनी देर तो इनको कभी नहीं होती। चलो चेतन को ही मैसेज करती हूँ। मैसेज पढ़ के उधर से चेतन का फोन ही आ जाता है। चेतन, क्या हुआ विभोर को अपराजिता, और इस वक्त तुम कहाँ हो? वो उससे सब बताती है। चेतन सब सुन के थोड़ी देर बाद उसी हॉस्पिटल आ जाता है जहाँ अपराजिता अपने ससुर के साथ बैठी होती है। अब उधर सुधांशु भी अपराजिता के मिस्ड कॉल और मैसेज देख के फौरन अस्पताल पहुंचता है। वो देखता है कि दूसरी तरफ चेतन भी गाड़ी लगा के अंदर ही जा रहा होता है। सुधांशु ने कहा, मर गए, कहीं अपराजिता इसके सामने ये ना कह दे कि इन्हें ऑफिस में बहुत काम था तो आज लेट हो गए। ये सोचता हुआ वो फौरन अंदर भागता है। अपराजिता मुंह नीचे किए हुए बैठी होती है और किसी के आने पे जैसे ही वो सामने देखती है तो फटाफट दौड़ के गले लग जाती है। चेतन पीछे मुड़ के देखता है, उसके पीछे सुधांशु खड़ा होता है और अपराजिता उसके गले लगे रो रही होती है। अपराजिता, कहाँ रह गए थे जिया के पापा? देखो ना विभोर की कितनी तबीयत खराब हो गई है। सुधांशु ने कहा, हाँ, वो आज एक्चुअली भैरवी की माँ की भी बहुत तबीयत खराब हो गई थी अचानक, तो मैं उसे लेके उनसे मिलवाने चला गया था। अब और कोई तो उसका है नहीं। ये सुन के चेतन फौरन कहता है, अरे पर मुझे बता दिया होता तो ऑफिस से ड्राइवर। अपराजिता ने कहा, बहुत अच्छे हैं जिया के पापा, किसी की भी मदद करने का कोई मौका नहीं छोड़ते, बहुत पुण्य मिलेगा इसका, देखना आपको। सुधांशु कुछ सोचता हुआ उसे फिर गले लगा लेता है। तभी डॉक्टर आके अंदर से फॉर्मेलिटीज पूरे करने को कहते हैं। सुधांशु अंदर चला जाता है और अपराजिता आके चेतन के पास बैठ जाती है और उसे सब बताने लगती है। सब खामोश बैठे होते हैं कि अपराजिता के ससुर चेतन से कहते हैं, बेटा अब आप भी घर निकल जाओ, बहुत रात हो गई है। अपराजिता भी कहती है कि हाँ, अब आप सब घर निकल जाइए, मैं विभोर के पास ही रुकती हूँ। ये सुन के सुधांशु कहता है, मैं रुका हूँ यहाँ, तुम निकल जाओ घर। वो मना करती है पर सुधांशु उसको याद दिलाता है कि उसके यहाँ रहने से घर का सब काम रुक जाएगा, तो वो उदास होके जाने के लिए तैयार हो जाती है। वो एक बार फिर अंदर जा करके विभोर के माथे पे प्यार करती है और रोती हुई बाहर आ जाती है। ये देख के चेतन कहता है, चलिए अंकल, आपको और अपराजिता को मैं घर तक छोड़ देता हूँ। अब बिस्तर पे लेटे हुए चेतन को नींद नहीं आती है और वो बार बार यही सोच रहा होता है कि ये आज हाफ डे में ही भैरवी के साथ निकल गया था। वैसे भी उसने रोज अपने चैम्बर में बैठ के लैपटॉप से सबको देखा होता है और वो सुधांशु और भैरवी की नज़दीकियों को जानता है। हालांकि ऑफिस में किसी को ये नहीं पता होता है कि वो अपने रूम से ही सब पे नजर रख रहे हैं। आज उसे अपराजिता के लिए बहुत बुरा लगता है और वो फिर बचपन की बातें याद करके मुस्कुराता हुआ सो जाता है। अब विभोर भी घर आ जाता है और उसकी तबीयत पहले से ठीक होती है, बस कमजोरी बहुत होती है। चूंकि अपराजिता कई दिन से इंस्टीट्यूट नहीं जा पाती तो शिल्पी मैडम विभोर को देखने घर पे आ जाती हैं। वो काफी देर विभोर और अपराजिता से बातें करती हैं। उनका बेटा सारांश भी उनके साथ होता है, जो जिया और विभोर के साथ बहुत मस्ती करता है। जब अगले दिन अपराजिता इंस्टीट्यूट पहुंचती है तो बच्चे उसे देख के बहुत खुश हो जाते हैं और चिराग और सूरज तो उसके लिए फूल भी लेके आते हैं। कहाँ रह गए थे आप दीदी माँ, हम सब का तो मन ही नहीं लग रहा था आपके बिना, बच्चे उससे कहते हैं तो वो सबको गले लगा लेती है। आभा जी भी आके विभोर का हाल लेती हैं, वो उसको एडवांस सैलरी भी दे देती हैं। अपराजिता ने कहा, ये क्या मैडम, अभी तो पूरा महीना भी नहीं हुआ है मुझे और ये 3 दिन की छुट्टी भी हो गई है। ये सुन के आभा जी उसके मुंह पे हाथ रख के कहती हैं, चुप रहा, मेरी बेटी की तरह है तू, वैसे भी हम सैलरी ही दे रहे हैं, ये तो बस टोकन है। उसकी प्यार भरी बातें सुन करके अपराजिता उनके गले लग जाती है। आज घर पहुंच के वो सास ससुर के पैर छू के उन्हें सब बताती है। ससुर तो खुशी से सब सुनते हैं पर सास का मुंह बन जाता है। अब विभोर का जन्मदिन आ जाता है और अपराजिता उससे कहती है कि इस बार तू बाहर का
तो कुछ खा नहीं सकता, तो मैं तेरे लिए सब आइटम घर में ही बनाऊंगी, तू बता दे किस किस को बुलाएगा। विभोर थोड़ी देर सोच के कहता है, मेरा तो एक ही दोस्त आ सकता था, राहुल, लेकिन वो भी अपनी बुआ जी के घर गया है, तो अब किसको बुलाऊं? जिया देख लो किसको बुलाना चाहती हो, वैसे भी भाई तो यहाँ है नहीं। जिया कहती है, ठीक है, मैं अपनी दोस्त श्रुति को बुला लूंगी, वो अपने भाई के साथ आ जाएगी। अपराजिता कहती है, ठीक है। फिर जाते जाते उसे याद आता है और वो पलट करके कहती है, अरे बिहान, पड़ोस वाला भी तो बच्चा ही है, उसे भी बुला लो। वो दोनों भी तैयार हो जाते हैं। अपराजिता घर में ढेर सारा सामान बनाती है। सुधांशु ने केक का ऑर्डर दे दिया होता है। अपराजिता सुधांशु से भैरवी और उसे सही लगे तो चेतन को भी इनवाइट करने को बोलती है, तो वो कहता है, ठीक है, देखता हूँ, बता दूंगा तुम्हें दोपहर तक। ये कह के वो ऑफिस के लिए निकल जाता है। शाम को जिया की फ्रेंड, उसका भाई और बिहान तीनों पहुंच जाते हैं। बिहान तो अपराजिता के साथ घर भी डेकोरेट करवाता है। विभोर को अभी भी कमजोरी होती है तो वो ज्यादा उठ नहीं पाता। सुधांशु केक लेता हुआ पहुंचता है। भैरवी भी उसके साथ ही होती है। अपराजिता उसका स्वागत करती है। सुधांशु कहता है, अभी रुक के केक काटना, सर भी आ रहे होंगे। बाहर गाड़ी आके रुकती है और चेतन उसमें से एक छोटा सा गिफ्ट निकालते हुए अंदर आता है। दादी विभोर को उसके पैर छूने का इशारा करती हैं तो वो फौरन चेतन के पैर छूता है। चेतन उसको गले से लगा के ढेरों आशीर्वाद देता है। केक कटता है और सब खुशी खुशी केक और स्नैक्स खाते हैं। श्रुति और जिया डांस करने के लिए गाना चला लेते हैं। उनका डांस देख के सब बहुत तालियां बजाते हैं और विभोर और बिहान से भी कहते हैं। श्रुति अपराजिता से कहती है, आंटी आप भी कीजिए ना डांस। तो इस पे जिया कहती है, अरे मम्मी को कहाँ आता है डांस? हाँ बेस्टी, भैरवी को जरूर आता है, मैंने देखा हुआ है। ये सुन के भैरवी बहुत इतराती है। तभी चेतन जिया से कहता है, शायद तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारी मम्मी अपने स्कूल की बेस्ट डांसर थी। आई होप तुम लोगों में इसी के जीन्स आए हुए हैं। ये सुन के सब हैरानी से अपराजिता की तरफ देखते हैं और भैरवी का चेहरा उतर जाता है। सुधांशु भी चेतन को देखते हुए अपराजिता से कहता है, हाँ हाँ अपराजिता, करो ना तुम भी डांस। अपराजिता शर्माते हुए, अरे कहाँ, अब तो कितने साल हो गए, अब नहीं आता मुझे। चेतन कहता है, अच्छा तो अब क्या सिर्फ जिया के पापा को ही उंगलियों पे नचाना आता है? उसकी ये बात सुन के सब जोर से हंसने लगते हैं। सुधांशु और भैरवी एक दूसरे को देखते हैं। सबके जोर देने पे अपराजिता गाना लगाती है, पिया तो से नैना लागे रे। वो आज भी इतना गजब डांस करती है कि सब उसे देखते ही रह जाते हैं। बच्चों का तो मुंह ही खुला रह जाता है। भैरवी और सुधांशु भी बहुत तारीफ करते हैं। चेतन कुछ कहता नहीं, बस मुस्कुराता रहता है। विभोर के जन्मदिन पे डांस खत्म होने के बाद अपराजिता जिया से कहती है, चल अब खाना लगवा देते हैं। राजस्थानी खाना बहुत ही स्वादिष्ट बना होता है। अपराजिता चेतन से आके पूछती है, इतने दिनों बाद मेरे हाथ का खाना खा रहे हो, पसंद नहीं आया क्या? वो मुंह ऊपर करके उसे देखता हुआ कहता है, किसने कहा? बहुत दिन बाद। मैं तो अक्सर तुम्हारे पति का टिफिन लेके इनको कैंटीन की थाली पकड़ा देता हूँ। और हाँ, कल की सब्जी में थोड़ा नमक तेज था। और ये मसाले कितने डालती हो तुम? बेचारे सुधांशु जी तो कुछ कह भी नहीं पाते। अपराजिता झूठा गुस्सा दिखाते हुए, अच्छा तो बुरा मानती हूँ मैं। चेतन उसको मुस्कुराते ही देख रहा होता है। वो मुंह टेढ़ा करके अंदर चली जाती है। भैरवी ये सब देख के हैरान हो रही होती है कि ऑफिस में इतना सख्त दिखने वाला बॉस आज देखो कैसे मजाक कर रहा है। वहाँ तो एक सीधा बोल नहीं निकलता इसके मुंह से। सही कह रहे थे सुधांशु। अपराजिता को चिढ़ा देख चेतन उससे धीरे से कहता है, थोड़ी खीर और मिलेगी क्या? अपराजिता, क्यों, इसमें चीनी ज्यादा नहीं है क्या? चेतन ने कहा, है तो, पर मैं काम चला लूंगा। सब फिर ये सुन के हंसने लग जाते हैं। अपराजिता को और चिढ़ा देख सुधांशु कहता है, अरे भाई ये सिर्फ मजाक कर रहे हैं। इनफैक्ट इन्हें तो तुम्हारा खाना बहुत पसंद है। अभी बताया था ना कि अक्सर मुझे कैंटीन की थाली पकड़ा देते हैं। फिर वो चेतन की
तरफ मुड़ते हुए कहता है, सर ये शुरू से ही खाना बहुत अच्छा बनाती हैं। मैंने तो पहली बार खाना खा के ही शादी के लिए ओके कह दिया था। चेतन ने कहा, अच्छा मगर जहाँ तक मुझे पता है इसको तो बिल्कुल खाना बनाना आता नहीं था और पसंद तो बिल्कुल नहीं थी किचन में काम करना। ये सुन के उसकी सास और सुधांशु हैरान रह जाते हैं। विभोर कहता है, मेरी मम्मी तो हैं ही रॉक स्टार, जो करती हैं परफेक्ट करती हैं। वैसे अंकल मम्मी को सबसे ज्यादा क्या करना पसंद है? चेतन ने कहा, पढ़ाई और सिर्फ पढ़ाई। ये सुन के जिया और विभोर दोनों के मुंह से एक साथ निकलता है, क्या? चेतन ने कहा, हाँ वो तो जरूर कोई मजबूरी रही होगी, वरना ये पढ़ाई छोड़ के शादी तो बिल्कुल नहीं करती। अपराजिता धीरे से देखती है, सास बाहर किसी से फोन पे बात कर रही होती हैं। ये सोचती हैं चलो अच्छा हुआ इन्होंने कुछ नहीं सुना। फिर वो बात बदलते हुए जिया से सबके लिए कॉफी लाने को कहती है। वो चेतन के पास बैठ के उसकी माँ, बाबूजी, सुभी और उसकी फैमिली के बारे में पूछने लगती है। उससे बात करके उसे पता लगता है कि बाबूजी तो कैंसर की वजह से बहुत साल पहले ही गुजर गए थे, जिसकी वजह से उसको उनका बिजनेस संभालने आना पड़ा और माँ अभी 3 साल पहले ही गुजरी हैं। अपराजिता को ये सुन के बहुत धक्का लगता है और वो अपने आंसू पोंछते हुए सुभी के बारे में पूछती है। वो बताता है कि सुभी की शादी जयपुर में हुई है और उसके 2 बेटे हैं। फिर वो उससे पूछती है कि अच्छा तुम्हारे कितने बच्चे हैं और वाइफ क्या मुंबई में रहती है? इस पे वो कहता है कि उसने तो शादी ही नहीं की, पापा का देहांत, फिर उनका बिजनेस और फिर सुभी की शादी, ये सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि उसे अपने बारे में सोचने का टाइम ही नहीं मिला। जिया काफी ला करके विभोर को छेड़ती है, क्या विभोर तेरे जन्मदिन पे तेरा तो कोई दोस्त नहीं आया? देख एक मेरी दोस्त आई है, एक पापा की और एक मम्मी के। ये सुन के सुधांशु को खांसी आने लगती है तो भैरवी उसे पानी का ग्लास देती है। अपराजिता कहती है, चल बहुत बोलने लगी है तू, जाके ये सब किचन में रख के आ। अब सब बच्चे बारी बारी जाने लगते हैं, पहले श्रुति और उसका भाई, फिर बिहान और फिर भैरवी और चेतन भी जाने के लिए उठ खड़े होते हैं। भैरवी उम्मीद से देखती है शायद चेतन उसे ऑफर करे घर तक छोड़ने के लिए, पर वो गाड़ी स्टार्ट करके निकल जाता है। उसे सुधांशु छोड़ने जाता है तो जिया भी कहती है, पापा मैं भी तो साथ चलूंगी, बहुत मन कर रहा है घूमने का। सुधांशु उसे भी ले जाता है। भैरवी सोचती है कितना इडियट है, बेटी को साथ ही ले आया। विभोर गिफ्ट खोलने लगता है। इधर बिहान उसके लिए एक डीओ और शावर किट लाता है। श्रुति ने एक बहुत प्यारी शर्ट दी होती है, भैरवी एक ब्रांडेड बहुत ही महंगी जैकेट लाई हुई होती है और चेतन ने उसको इम्पोर्टेड घड़ी दी होती है। दादी और विभोर ये देख ही रहे होते हैं कि दादी कहती है, जरा दिखा, ये तो बहुत महंगा लग रहा है। विभोर उन्हें बताता है कि हाँ दादी ये इम्पोर्टेड है और बहुत महंगी भी है। सुधांशु और जिया भी जब आके देखते हैं तो सुधांशु कहता है, अरे ये क्या 80,000 की घड़ी? ये सुन के सास कहती है, हाँ हे राम, इसे तो फौरन लाकर में रख आ, ये तो अभी बच्चा है, कहीं हाथ से निकल ना जाए इसके। अपराजिता बर्तन धो के पोंछते हुए उन सब की बातें सुन रही होती है। लेटते वक्त वो सुधांशु से उसका फोन मांगती है। अगले दिन ऑफिस में सुधांशु जब कुछ मैसेज चेक कर रहा होता है तो उसे अपराजिता और चेतन की चैट दिखती है। अपराजिता ने उस पे लिखा था, हे क्या इतनी महंगी गिफ्ट कोई देता है भला? तुम्हारा तो आशीर्वाद ही विभोर के लिए काफी था। चेतन ने लिखा था, तुम्हें थोड़े ना दी है जो बुरा मान रही हो, सो जाओ, गुड नाइट। सुधांशु अपना फोन टेबल पर रख करके कुछ सोचने लग जाता है। शाम को अपराजिता अपने इंस्टीट्यूट के बच्चों के लिए भी मिठाई लेके जाती है। वो एक डिब्बा आभा जी और एक शिल्पी को देती हैं और एक डिब्बा बच्चों में बांट देती हैं। बच्चे मिठाई खा के बहुत खुश होते हैं। फिर अपराजिता उनसे कहती है, अब कल की क्लास में मैं तुम लोगों को ये मिठाई बनाना सिखाऊंगी। चिराग जिसे खाना बनाने का बहुत शौक था, वो ये सुन के बहुत खुश होता है। बच्चे अपराजिता से एक दिन जिया और विभोर को भी इंस्टीट्यूट लाने की जिद करते हैं।
जिया तो ये सुन के ही फौरन मना कर देती है, पर विभोर खुशी खुशी तैयार हो जाता है। अब चेतन का भी वापस मुंबई जाने का टाइम आ जाता है। वो इससे ज्यादा वहां नहीं रुक सकता। ऑफिस से सुधांशु अपराजिता को फोन करके ये बताता है और कहता है कि तुम आज और तैयार रहना, मैं तुम्हें भी अपने साथ उनके होटल बाय बोलने ले जाऊंगा। को अपराजिता घर पहुंच के कुछ सामान डिब्बों में पैक करती है और सुधांशु के आते ही उसके साथ चली जाती है। सुधांशु जब होटल के अंदर जाते वक्त उसके हाथ में वो डब्बे देखता है तो उस पे धीरे से चिल्लाने लग जाता है। सुधांशु ने कहा, ये क्या अपराजिता, तुम ये डब्बे उन्हें दोगी? अपराजिता, हाँ, शायद आप जानते नहीं हैं, आपके बास को घर का अचार और घर का बना नाश्ता बहुत पसंद है। तभी चेतन अंदर से आता हुआ नजर आता है, जो उन दोनों को वहां देख के बहुत खुश हो जाता है और उन्हें अपने रूम में ले जाता है। उसके रूम के साथ एक ड्राइंग रूम भी होता है। अपराजिता वो डब्बे टेबल पर रखती है तो चेतन बड़े चाव से उन्हें खोल के देखने लगता है। चेतन ने कहा, वाह, कैरी का अचार, मठरी, नमकीन, नमक पारे, ये सब मैं पहुंचते ही खाऊंगा। अपराजिता उसे देख के मुस्कुराती है, पर ना जाने क्यों आज उसकी आंखों में भी उदासी होती है। चेतन सुधांशु से ऑफिस की बात करने लग जाता है। शर्मा जी और भैरवी भी वहीं उसे बाय बोलने पहुंच जाते हैं। अब उसके जाने का समय होता है और वो सबसे हाथ मिलाता है और फिर लास्ट में अपराजिता की तरफ भी हाथ बढ़ाता है। वो भी हाथ आगे करके उससे अपना ध्यान रखने को कहती है और ये भी कहती है कि वो फोन करता रहे। सुधांशु को लौटते वक्त उसकी कही हर बात याद आ रही होती है। शायद तुम लोगों को पता नहीं है, तुम्हारी मम्मी अपने स्कूल की बेस्ट डांसर थी। खाना बनाना वो तो इसे कभी पसंद था ही नहीं। पढ़ाई छोड़ के इसने मजबूरी में ही शादी के लिए हाँ की होगी। वो ये सोचता हुआ जैसे ही अपराजिता की तरफ पलटता है तो वो उसे बहुत उदास लगती है। वो एक जगह गाड़ी रोक के उससे बाहर आने को कहता है। अपराजिता बेमन से बाहर आती है। थोड़ी देर में सुधांशु के हाथ में 2 आइसक्रीम के कप होते हैं। वो एक अपराजिता को देता हुआ कहता है, अपना मूड ठीक करो। अपराजिता थोड़ा संभलते हुए कहती है, नहीं जी, मेरा तो मूड एकदम सही है। सुधांशु ने कहा, हाँ, मैं देख रहा हूँ कैसे 12 बजे हैं चेहरे पे। एक बात बताओ, तुम दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे ना? वो ये पूछ ही रहा होता है कि भैरवी का फोन आ जाता है और वो उसे बताने लगता है कि वो और अपराजिता एक जगह आइसक्रीम खाने को रुक गए थे, वो अभी घर नहीं पहुंचे हैं। थोड़ी देर बाद बात करके फोन कट जाता है और वो दोनों आके गाड़ी में बैठ जाते हैं। अपराजिता उसे बताती है कि कल से जिया के भी इम्तिहान शुरू हैं और विभोर के भी, और हाँ, बाबूजी की दवाई भी कल तक की ही है, तो कल आते वक्त लेते आइएगा। अगले दिन कॉलोनी में पुलिस आई होती है और बहुत शोर भी मच रहा होता है। शोर की आवाज सुन के अपराजिता और उसकी सास भी बाहर देखने लगते हैं। वहां उन्हें कुछ लोगों से पता चलता है कि पड़ोस वाले बिहान को पुलिस पकड़ के ले गई है, उसके खिलाफ किसी ने कंप्लेन की है। अपराजिता अपनी सास से कहती हुई घर वापस आ रही होती है कि ना जाने किसने कंप्लेन की होगी इसके खिलाफ। बिहान तो बहुत अच्छा और सभ्य लड़का है, उस दिन भी कैसे मेरे साथ सबको डेकोरेशन करवा रहा था। ये सुन के सास भी उससे कहती हैं, देख अपराजिता, जरूरी नहीं कि 2 दिन में हम किसी के बारे में सब जान जाएं। ये सुन के उसे शिल्पी जी की बात फिर याद आ जाती है कि जरूरी नहीं जैसा दिखा वैसा ही हो। खैर चलो, शाम तक पता चल ही जाएगा क्या हुआ। सास ने कहा, लता को देखा, अभी भी ऐसी शेरनी बनी है जैसे कुछ हुआ ही ना हो, पुलिस वालों को भी धमका रही थी। अपराजिता ने कहा, छोड़िए ना माँ जी, टेंशन में होगी बेचारी। विभोर शाम को जब खेलने जाता है तो उसके कुछ दोस्त उसे बताते हैं कि तुम्हारे पड़ोस वाले लड़के को ड्रग्स बेचने के शक में गिरफ्तार किया गया है। सब उसकी बात सुन के हैरान हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, उसका तो अच्छा काम है प्रॉपर्टी डीलिंग का, शायद किसी ने जान के फंसाया है। बाद में सुधांशु से सबको घर पे पता लगता है कि वो घर आ चुका है। जिन्होंने उसके खिलाफ कंप्लेन की थी उन्होंने खुद ही वापस ले ली है। ये सब सुन के अपराजिता एक दिन शिल्पी जी से कहती है, सही में आजकल पता ही नहीं चलता कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है।
शिल्पी जी आज उसे अपने घर चलने को कहती हैं। बच्चे कम आए थे तो क्लास होती नहीं। अपराजिता भी सोचती है कि चलो यही मौका है, वरना रोज की भाग दौड़ में कहाँ टाइम मिलता है। अपराजिता को उनका घर बहुत अच्छा लगता है, छोटा सा पर बहुत सुंदर। उनका बेटा कंप्यूटर पे गेम खेल रहा होता है। शिल्पी जी के साथ वो किचन में आ जाती है। वहाँ शिल्पी चाय चढ़ा के उससे बातें करने लग जाती है। वो उसको बताती है कि वो आभा जी से कैसे मिली। जब उनका डिवोर्स हुआ था तब उसकी जॉब भी छूट गई थी। तब एक दिन आभा जी उसे उनके बेटे के स्कूल में मिली और धीरे धीरे उनसे बहुत अच्छी बात होती चली गई। उससे बातों में उसे पता चलता है कि आभा जी एक IAS अफसर हैं और जब उनसे गलत काम करने को कहा गया तो उन्होंने अपनी नौकरी से रिजाइन कर दिया और गरीब बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। अपराजिता ने कहा, अच्छा तो इनको मदन सर कैसे मिले? मेरा मतलब है ये तो जिया के स्कूल में HR हैं। शिल्पी ने कहा, नहीं नहीं, वो किसी कंपनी में बड़े ओहदे पर थे, लेकिन जब से इनका बेटा एक्सपायर हुआ है तब से इन्होंने भी ये जॉब छोड़ दी और यहाँ आके सेटल हो गए। अपराजिता ने कहा, ओह, पर देखो तो दोनों कितने सुलझे हुए इंसान हैं, बातों में जरा भी घमंड नहीं है। शिल्पी ने कहा, हाँ ये तो है अपराजिता, आज अगर इन दोनों ने मेरी मदद नहीं की होती तो मैं और मेरा बेटा दोनों सड़क पे होते। ये मेरे बेटे की स्कूल फीस देते हैं और मुझे कई जगह जूडो कराटे सिखाने के लिए इंट्रोड्यूस भी कराया है, जिससे आज मेरा खर्च चल पाता है। अपराजिता ने कहा, शिल्पी जी अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? शिल्पी ने कहा, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। अपराजिता ने कहा, आपका अपने पति से डिवोर्स क्यों हुआ था? शिल्पी ने कहा, देखो अपराजिता, ये सच है कि एक औरत गरीबी में रह लेगी लेकिन अपने पति का चक्कर कहीं और बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। और मेरा पति तो बहुत ही अयास किस्म का था। वो रोज रोज बहुत ड्रिंक करके आते थे और हर बार उनके साथ कोई ना कोई आधी उम्र की लड़की होती थी। थोड़े दिन तो मैंने बर्दाश्त किया, लेकिन जब बच्चा बड़ा हो रहा था वो भी सवाल पूछता था। उसको बहुत मारते थे। एक दिन जब इसको बहुत तेज बुखार हुआ और अस्पताल में भर्ती करना पड़ा तो भी वो एक बार इसको देखने नहीं आए। फोन पे एक बार भी बात करके हाल चाल तक नहीं पूछा। अपना पैसा देते नहीं थे। घर का गुजारा मेरे जॉब से ही चलता था। बहुत मारते थे मुझे भी। फिर एक दिन जब उन्होंने इस पे हाथ उठाया तो मुझे गुस्सा आया और मैंने एक घूंसा रसीद किया। वो चारों खाने चित्त हो गए। उससे पहले मार खाते हुए मैंने उन्हें कभी ये नहीं बताया था कि मैं जूडो कराटे में ब्लैक बेल्ट हूँ। वो अपनी ही धुन में खोए उसे बताए जा रही थी। उन्हें ये भी ध्यान नहीं था कि चाय उबल चुकी है। अपराजिता ने वो सब सुनते हुए चाय का 2 कप में निकाल के छान ली। शिल्पी ने कहा, तुम ही बताओ अपराजिता, एक लड़की क्यों बर्दाश्त करे जब उसकी गलती भी ना हो? पति आवारा गर्दी करे और बीबी को मारे भी, ये कहाँ का न्याय है? ईश्वर ने औरत को जितना सहने की ताकत दी है उतना ही मजबूत भी बनाया है। तो इसलिए मैंने सोचा अगर मुझे ही अपने बच्चे को पालना है तो मैं अकेले ही इसका पालन लालन करूंगी। कम से कम ईमानदारी और चैन की रोटी तो होगी। बाप को देख के कल को वैसा ही बने तो मेरी पढ़ाई लिखाई का क्या फायदा? वैसे मेरे मम्मी पापा पुणे में रहते हैं। मेरे पापा प्रोफेसर थे। वो आज तक मुझ पे गर्व करते हैं कि मैंने उनसे एक भी पैसा नहीं मांगा कभी। अपराजिता ने कहा, अच्छा ये तो बहुत खुशी की बात है। आज उनको अपने पे गर्व के साथ साथ इतनी खुशी भी होती होगी ये देख के कि आप अपने पैरों पे खड़ी हैं। शिल्पी ने कहा कुछ सोचते हुए, हाँ पापा तो खुश हैं मेरे लिए, पर मम्मी को कहीं ना कहीं लगता है कि मुझे अपना बसा बसाया घर नहीं तोड़ना चाहिए था। समाज आज भी अकेली औरतों को अच्छी नज़र से नहीं देखता। अपराजिता ने कहा, ऐसा नहीं है, अब जमाना और है। बहुत सी ऐसी सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने तो शादी करना भी पसंद नहीं किया और बच्चा गोद ले लिया। शिल्पी ने कहा, हाँ मुझे बस इस बात का संतोष है कि मेरे पापा मुझे गलत नहीं समझते और उनका साथ ही मेरी ताकत है। मम्मी ने तो कई बार
कई रिश्ते कराने की कोशिश भी की, पर मुझे लगता है कि मैं सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच सकती, मुझे पहले अपने बेटे के बारे में सोचना है, इसलिए मैं अकेली ही अच्छी हूँ। अपराजिता ने कहा, जो अब चाय खत्म कर चुकी थी और घड़ी देख के उसे लगा अब चलना चाहिए। अपराजिता ने कहा, आज ना जाने क्यों शिल्पी जी, मुझे आपसे बात करके बहुत ताकत मिली और खुशी भी हो रही है कि मैं आपकी दोस्त हूँ। यकीन मानिएगा, आप जैसे लेडीज हजारों लेडीज के लिए प्रेरणा होती हैं। कभी मन अशांत हो तो याद कर लीजिएगा कि ऐसी बहुत सी लेडीज आपके साथ हैं जिनको आपने अनजाने में बहुत कुछ सिखाया है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, नहीं तो देर हो जाएगी। शिल्पी ने कहा, चलो बेटा, मासी माँ के पैर छुओ। अपराजिता बच्चे के गाल पे प्यार करते हुए, अगले बार मासी माँ आपके लिए बहुत अच्छी चीज लाएंगी। शिल्पी जी के घर से लौट करके अपराजिता घर वापस आ जाती है। आज घर में बड़ी शांति होती है। अपराजिता विभोर से पूछती है कि सब कहाँ गए हैं, क्योंकि वही अकेला होता है घर में। विभोर कहता है, बाबा दादी और जिया तो सुमन दादी अपराजिता की मासी सास के घर गए हुए हैं और पापा भी ऑफिस से वहीं होते हुए आएंगे। ये सुन के अपराजिता उससे कहती है, अच्छा, परसों तो तेरा पेपर है ना, तो तू पढ़ ले, मैं तेरे लिए कुछ खाने को बना देती हूँ। अपराजिता किचन में जाती है तो विभोर भी उसके पीछे आ जाता है। विभोर, मैं बहुत थक गया हूँ मम्मी, पढ़ पढ़ के थोड़ी देर आपके साथ बैठूंगा। ये कह के वो किचन की स्लैब पे बैठ जाता है। अपराजिता उसको शिल्पी जी के बारे में बताती है कि जो आज उनके साथ ही उनके घर चली गई थी। सारी बात सुनने के बाद विभोर खुशी से उछल पड़ता है। वाह, क्या बात है मम्मी, आंटी तो सुपर वुमेन निकली। अपराजिता ने कहा, हाँ, पर अपने पापा और दादी के सामने कुछ मत कहना, वो शायद ये सब पसंद ना करें। उनको घर से बाहर निकली हुई लेडीज वैसे भी कहाँ पसंद आती हैं। विभोर ने कहा, जानता हूँ मम्मी, लेकिन ये आप कैसे कह सकती हो, पापा को भैरवी से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपराजिता ने कहा, चुप कर, वो उनकी सेक्रेटरी है और वो किसी के बारे में गलत बात नहीं करते, उन्हें तो बस मैं अच्छी जगह ही जाऊं ये पसंद है, हर कहीं नहीं भेजती हूँ मुझे। वो ये बात शर्माते हुए बाल कान के पीछे करते हुए कहती है। विभोर, ओफ, प्यार हो तो ऐसा, मम्मी आप सच में बहुत प्यार करती हैं ना पापा से। अपराजिता ने कहा, हाँ तो। विभोर ने कहा, पर वो तो कभी आपको कुछ समझते ही नहीं। आप बुरा मत मानना मम्मी, लेकिन आपकी इस घर में कोई कदर नहीं करता। अपराजिता ने कहा, ऐसा नहीं है बेटा, तेरे पापा बहुत अच्छे हैं, बस वो कहते नहीं हैं, पर हर किसी की चिंता रहती है उनको। और तेरी दादी बस जबान ही तल्ख है उनकी, लेकिन दिल उनसे अच्छा किसी का नहीं है। वो ये बात बड़े फक्र से सब्जी काटते हुए कहती है। विभोर उसे देखता हुआ मन में सोचता है, आप बहुत अच्छी हो मम्मी, पर दुनिया बहुत खराब है। मैं जब अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊंगा तो आपकी ऐसी हालत नहीं होने दूंगा। अपराजिता ने कहा, अरे किस सोच में पड़ गया। अच्छा मम्मी, चेतन अंकल से जाने के बाद बात हुई आपकी? अपराजिता ने कहा, अरे कहाँ, तेरे पापा आएंगे तो पूछूंगी उनसे। वो पल्लू से हाथ पोंछते हुए कहती है, अरे रुको, मैं उनका नंबर निकालता हूँ। उस दिन वो अपने वॉलेट से कुछ निकाल रहे थे तो उनका विजिटिंग कार्ड गिर गया था, जो बाद में मैंने उठा के अपने पास रख लिया था। वो अपनी पॉकेट से फोन निकाल करके उनका नंबर डायल करता है, तभी अपराजिता उसे रोक देती है। अपराजिता ने कहा, सुन, मैं तेरे पापा के फोन से बात कर लूंगी, अभी तू रहने दे। विभोर ने कहा, पर मम्मी। अपराजिता ने कहा, मैंने बोला ना। तभी विभोर का फोन बज जाता है और वो अपराजिता की तरफ देख के कहता है, मम्मी ये अंकल का फोन है, शायद उनको रिंग चली गई थी। अपराजिता के इशारे पर वो फोन उठाता है। विभोर, हाँ अंकल नमस्ते, मैं विभोर बोल रहा हूँ। चेतन ने दूसरी तरफ फोन से कहा, हाँ बेटा, और बताओ अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? विभोर ने कहा, अब ठीक हूँ अंकल, आप ठीक से पहुँचे? वो आज मैं और मम्मी ऐसे ही बात कर रहे थे तो आपकी याद आ गई। चेतन ने कहा, हाँ हाँ, अच्छा किया मिला लिया। वैसे तुम दोनों क्या बात कर रहे थे? ये तुम्हारी मम्मी जरूर मेरी बुराई कर रही होंगी। विभोर ने कहा, नहीं, बल्कि आपकी तो तारीफ करती हैं मम्मी, ये लीजिए उनसे बात कीजिए।
वो ये कह के मम्मी को फोन पकड़ा देता है। अपराजिता थोड़ा सकुचाती हुई फोन लेती है। अपराजिता ने कहा, हेलो, और चेतन तू कैसे हो? चेतन ने कहा, खंबा घड़ी अपराजिता बाईसा, मैं तो ठीक हूँ। सुना है तुम मेरी तारीफ कर रही थी, ऐसा चमत्कार कैसे हुआ? अपराजिता ने कहा, नहीं, वक्त आने पर तुम्हारी शरारतें भी बताऊंगी। और सुनाओ, क्या कर रहे थे? वो एक्चुअली ये घर पे नहीं है, वरना मैं इन्हीं के फोन से फोन करती। चेतन ने कहा, हाँ जानता हूँ, थोड़ी देर रुक कर, मैं बस लेटा किताब पढ़ रहा था। और हाँ, तुमने बहुत ही टेस्टी स्नैक्स बना के दिया है, मतलब अच्छा है। काम चलाऊं है तो चाय के साथ खा लेता हूँ। अपराजिता ने कहा, हाँ, कोई आएगा मुंबई तो फिर भेज दूंगी। चेतन ने कहा, अरे नहीं, जब तुम बुलाओगी मैं खुद आ जाऊंगा। मेरा तो बिजनेस है, मैं तो वहां आता जाता रहूंगा। तुम सुनाओ, जॉब कैसी चल रही है? अपराजिता ने कहा, सब अच्छा चल रहा है। चेतन ने कहा, हाँ, वैसे जानती हो, बहुत बदल गई हो तुम, आई मीन पहले से। अपराजिता ने कहा, हाँ, अब बच्चे बड़े हो गए हैं तो कहाँ खुद के लिए टाइम मिलता है। चेतन ने कहा, अच्छा, नहीं मिलता तो निकाला करो। अब देखो, सुधांशु जी भी तो इतने बड़े बच्चों के बाप हैं, लेकिन कितने फिट हैं। अगर ऐसे ही रही तो एक दिन उनकी आंटी लगोगी। अपराजिता ने कहा, अच्छा, एक लगाऊंगी। विभोर ने मुंह खोल के हल्के से, मम्मी। अपराजिता ने कहा, ओह सॉरी सॉरी। चेतन हंसता हुआ, अरे पगली, मैंने पहले भी कहा कि फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है तुम्हें, ऐसे ही लगती हो पहले वाली अपराजिता। फिर वो नॉर्मल घर वालों का हाल चाल पूछ के फोन काट देती है। अपराजिता पलटती हुई विभोर से कहती है, अब तू जाके बाहर बैठ, मैं 10 मिनट में खाना बना के लाती हूँ। विभोर, ठीक है मम्मी, कह के वहां से चला जाता है। वो दोनों साथ बैठ के लहसुन की चटनी प्याज की सब्जी के साथ रोटी खाते हैं। अपराजिता खाते खाते सोच में पड़ जाती है कि क्या वाकई इतनी बदल गई हूं मैं? चेतन ने सच ही कहा होगा, वैसे सच में थोड़े दिनों से इतनी आंटी ही लगूंगी। वो ये सोचती हुई मुस्कुराती है तो विभोर उससे कारण पूछता है। वो हंस के चेतन का कहा हुआ बताती है। विभोर भी ये सुन के हंसने लगता है और उसकी बात पे सहमति जताता है। खाना खा के वो वॉशरूम में हाथ मुंह धो रही होती है। उसकी नज़र अपने फेस पे जाती है और वो बड़े ध्यान से खुद को देखती है। आज ना जाने कितने सालों बाद उसने ठीक से अपना मुंह देखा था। बाहर से गाड़ी का हार्न सुन के विभोर जल्दी से गेट खोलता है। जिया चहकती हुई अंदर आती है। सुधांशु आते ही अपराजिता को आवाज लगाता है, अपराजिता, जरा पानी लाना और ये भी रख दो बैग जगह पे। अपराजिता ने कहा, जी अभी आई। सास भी पानी पीती हुई उसे बताती है कि रंजन मासी के बेटी की शादी तय हो गई है, अगले महीने सगाई है। अपराजिता बहुत खुश होते हुए कहती है, अरे वाह, ये तो बहुत चौखी खबर है, मिनी भी अपने घर चली जाएगी अब। जिया ने कहा, हाँ मम्मी, मिनी दीदी की शादी में कितना मजा आएगा ना, मैं तो लहंगा बनवाऊंगी। अपराजिता अपने कमरे में सुधांशु के आते ही पूछती है, सुनिए, कैसी जगह रिश्ता हो रहा है मिनी का? सुधांशु ने जूते उतारते हुए, बहुत बड़े घर में शादी हो रही है, सुना काफी अमीर घराने के लोग हैं और लड़का भी इकलौता है। अपराजिता ने खुश होते हुए कहा, अच्छा, बड़े भाग्य हैं अपनी मिनी के, वैसे भी जितनी देखने में सुंदर है उतनी गुणवान भी है। सुधांशु ने कहा, हाँ, कॉन्वेंट की पढ़ी है, सारे तौर तरीके जानती है और वैसे भी रंजन भाई कौन से कम पैसे वाले हैं। अपराजिता ने कहा, हाँ, सही कह रहे हैं जी। अच्छा, आप क्या देंगे उसे? सुधांशु ने कहा, देखा जाएगा, पहले तुम चाय बना के दो एक कप, क्योंकि तुम्हारे हाथ की चाय बिना पिए सर भारी भारी ही लगता है। अपराजिता खुश होते हुए, जी अभी लाई। अगले दिन किचन में काम करते हुए उसे याद आता है कि उसने सुधांशु को तो बताया ही नहीं कि कल उसकी चेतन से बात हुई थी। चलो अब फोन करके बता देती हूँ, सोचती हुई वो घर से सुधांशु को फोन मिलाती है। वो ऑफिस में कुछ भैरवी को डिटेक्ट करके लिखवा रहा होता है कि तभी उसका फोन बज जाता है। सुधांशु, हाँ बोलो, कुछ इम्पोर्टेंट काम है? अपराजिता ने कहा, जी सुनिए, वो कल मैं आपको बताना भूल गई कि मेरी चेतन से बात हुई थी। सुधांशु ने कहा, तो क्या करूं मैं अब इस बात के लिए तुम फोन कर रही हो? जानती हो मैं कितना इम्पोर्टेंट काम कर रहा था। अपराजिता ने कहा, ओ सॉरी। भैरवी अंदर ही अंदर खुश होती हुई पूछती है, किसका फोन था? अपराजिता का।
सुधांशु ने कहा। हाँ। भैरवी ये सुन के फिर मुस्कुरा के नीचे देखने लगती है। तभी सुधांशु आगे कहता है, ऐसी बेवकूफ है कि ये बताने के लिए फोन किया कि कल जब मैं घर पे नहीं था तो उसकी चेतन सर से बात हुई। ये सुन के भैरवी के होश उड़ जाते हैं। वो कहती है, और तुमने ये पूछने से पहले ही फोन काट दिया कि उसकी क्या बात हुई। सुधांशु उसकी तरफ गुस्से से देखता हुआ पूछता है, तो इससे क्या होता? वो उसको बचपन से जानती है तो मैं क्यों पूछूं कि क्या बात की। भैरवी ने कहा, हद है, वो उसके दोस्त के साथ साथ तुम्हारा बास भी है। ना जाने क्या बातें की होगी तुम्हारी बीबी से। और बेवकूफ वो नहीं तुम हो जो उससे पूछने के बजाय उससे कह रहे हो कि ये कोई इतनी इम्पोर्टेंट बात तो नहीं है। सुधांशु ने कहा, देखो भैरवी, मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि अपराजिता को मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता। उसने बात क्या मेरी तारीफ की होगी। भैरवी, हाँ, भरोसा तो होगा ही तुम्हें, आखिर इतने साल से एक ही छत के नीचे एक कमरे में जो रह रहे हो। सुधांशु ने कहा, तो कहना क्या चाह रही हो तुम? तुम्हें बता तो चुका हूं मैं कि हम बस अपने बच्चों के लिए ही साथ हैं। अब वो घर वालों के लिए अपना बहू का फर्ज निभाती है और मैं एक बेटे और बाप का। बाकी हम दोनों के पति पत्नी जैसा अब कुछ नहीं है। उसके पास आके बैठते हुए वो कहता है, कितनी बार समझाऊं तुम्हें कि प्यार तो मैं बस तुमसे करता हूँ, वरना तो बस पापा और बेटा बन के ही रह गया हूँ। अपने लिए भी जीना चाहता हूँ अब। क्या तुम्हें मेरी बात गलत लगती है? भैरवी उसकी आंखों में देखते हुए, पता नहीं, मगर कभी लगता है कि मुझे तुम्हारी जिंदगी में दूसरी औरत का दर्जा मिलेगा, जबकि मेरी जिंदगी में तुम पहले आदमी होगे। सुधांशु ने कहा, क्यों? तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी तो था ना, जिसको तुमने छोड़ दिया। भैरवी, हाँ, हम लिव इन में रहते थे पर शादी तो नहीं की थी मैंने। लेकिन अब मैं जल्दी से तुम्हारा फैसला जानना चाहती हूँ। तुम कब अपराजिता को डिवोर्स दोगे? तुम्हारे घर वाले तो एक्सेप्ट कर लेंगे मुझे, बस विभोर को छोड़ के। सुधांशु ने कहा, हाँ, सोचूंगा। अभी मेरा सर दर्द हो रहा है, तो क्या हम कहीं बाहर चलें? शाम को अपराजिता इंस्टीट्यूट पहुंचती है। वहां वो बच्चों के साथ उन्हीं में खो जाती है। वो देखती है कि आज शिल्पी जी नहीं आई हैं, तो बच्चों से उनके बारे में पूछती हैं। बच्चे उसे बताते हैं कि आज उनको कुछ काम था तो वो आज छुट्टी पर है। इधर शिल्पी जी मार्केट में अपने बेटे के साथ एक टॉय शॉप में जा रही होती हैं कि वो बगल वाले कैफे में सुधांशु के साथ किसी को देखती है। वो रुक के उसे देखती है, फिर अपने बेटे के साथ चली जाती है। कई दिनों बाद वो अपराजिता के साथ उसके फोन में विभोर के बर्थडे की पिक्चर देख रही होती, तो वो भैरवी को देख के पूछती है कि ये कौन है। अपराजिता उनको भैरवी के बारे में बताती है और फिर कहती है, क्यों, क्या वो उसे जानती है? इस पे वो कहती है कि नहीं तो बस ऐसे ही, बड़ी सुंदर है वो तो। पूछा क्योंकि उसके घर वालों को तो वो जानती है। अपराजिता, हाँ, बहुत अच्छी लड़की है। उससे बात करने के बाद शिल्पी सोचती है कि सिर्फ सेक्रेटरी तो नहीं लग रही थी वो, जिस कंफर्ट के साथ इसके पति से बात कर रही थी, कहीं तो कुछ गड़बड़ है। आभा जी आज जब इंस्टीट्यूट में साफ सफाई करवा रही होती हैं तो उन्हें एक डायरी मिलती है। उसके पहले पेज पे अपराजिता का नाम देख के समझ जाती है अपराजिता ही यहाँ भूल गई होगी। वो उसे उठा के रख लेती है कि जब वो कल आएगी तो उसे दे दूंगी। रात में बिस्तर पे लेट के उनकी नजर फिर उस डायरी पे पड़ती है। वो उसे उठा के पढ़ने लगती हैं। यहाँ पे माँ, मैं बहुत सुखी हूँ, हर दुख से हूँ अनजानी, फिक्र बहुत रहती है तुझे, लो हो गई अब मैं सयानी। काम सभी का करते करते थक जाते हैं पाँव मेरे, पर उनको आराम करते देख भर जाते हैं घाव मेरे। काम किसी का अधूरा रहा तो बस बोलना बंद कर देते हैं, पर इतने अच्छे हैं कि मुझसे कुछ भी नहीं कहते हैं। गलती करने का हक ना मुझे, मैं तो हूँ घर की बहुरानी, उनकी नफरत भी जायज है, ये सोच ना बोलूं कड़वी बाणी। पति का प्यार है मिला बहुत, तो क्या अगर वो चिल्लाते हैं, बच्चे भी खुश होते हैं जब वो पागल कह के बुलाते हैं। क्या आत्म सम्मान संभालूं अपना, मेरा सम्मान तो उनसे ही है, वो बेटा भी दामाद भी अच्छा, मेरे हर रूप में कमी सी है। अपनों के लिए ही तो देती हूँ हर चाहत की मैं कुर्बानी, किसी पे कोई एहसान नहीं, ये तो मेरी है मनमानी। याद आई होगी तुझे सुन के
अपनी कोई दास्तान पुरानी, तुझसे सदा जो सुनती आई, कहीं है आज वही कहानी। सीख ली मैंने तेरी तरह ही इस भ्रम में जिंदगी बितानी, कि पीहर की राजकुमारी मैं, ससुराल की हूँ मैं महारानी। क्यों तुमने ना कोई सिकवा किया, चाहे जितनी भी सही परेशानी, हर गम अपना अंदर दबा के पीती रही आंसू समझ पानी। सलाम है तेरे सब्र को माँ, तुझ में ताकत है कोई आसमानी, तेरी सहनशीलता के आगे खुद कुदरत ने है हार मानी। सच में माँ मैं बहुत सुखी हूँ, तेरी दी है मेरी जिंदगानी। जतिन की कई दिन से बहुत याद आ रही होती है। ये बात अपराजिता सुधांशु से कहती है। वो अपने लैपटॉप पे काम करते हुए ही उसकी बात सुन रहा होता है, तो वो ज़्यादा ध्यान नहीं देता। अपराजिता उसे बताती है कि उसने बहुत बुरा सपना देखा है, तो उसका मन बहुत अशांत है और उसे जतिन की रह रह करके याद आ रही है। जब उसे लगता है कि सुधांशु अपने काम में बहुत खोया हुआ है, तो वो जाके ये बात जिया और विभोर से कहती है। जिया, क्या मम्मी, रुको मैं अभी भाई को वीडियो कॉल करती हूँ, अभी 2 मिनट में बात हो जाएगी उनसे। ये कह के जिया जतिन को वीडियो कॉल कर देती है। उधर से जतिन अपनी कंपनी जाने के लिए रेडी हो रहा होता है, तो जिया का फोन उठा के वो कहता है, हाँ मोटी बोल, आज कैसे सुबह सुबह याद आई मेरी। जिया ने कहा, क्या भाई, याद मुझे नहीं, अपनी मदर इंडिया को आ रही थी आपकी, तो मैंने तो बस उनकी मदद की, ये लो उनसे बातें करो। जतिन, हाँ मम्मी, कल शाम को ही तो बात हुई थी आपसे। अपराजिता आंसू पोंछते हुए बोली, कुछ नहीं, बस ऐसे ही तुझे देखने का मन हुआ। वैसे कितना दुबला हो गया है तू, वह खाना ठीक से वहाँ नहीं खाता है क्या? जतिन ने कहा, क्या मम्मी, मैंने आजकल जिम ज्वाइन की हुई है, पापा को बताया भी था, तो मेंटेन कर रहा हूँ खुद को, पर ये आपका साथ में रोने और हंसने का तरीका नहीं समझ आता। अपराजिता ने कहा, अच्छा, खुश होते हुए, नहीं मैं तो बस ऐसे ही। जतिन ने कहा, वैसे मम्मी आपके हाथ के खाने को मैं सबसे ज़्यादा मिस करता हूँ। तभी जिया पीछे से कहती है, देख लो मम्मी, आपको मिस नहीं करता भाई, बस आपके हाथ के खाने को मिस करता है। फिर वो दादी विभोर सबसे बात करता है। सुधांशु भी उसको देखते ही कहता है, वाओ माई स्मार्टी बॉय, लुकिंग कूल। जतिन, ओह दैट्स माई डैड, आपको पता है मम्मी को मैं स्लिम लग रहा हूँ। ये सुन के सुधांशु इशारे से कहता है, योर माम इज ओल्ड फैशन, चलो मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, टू टेक केयर। शिल्पी जी अपराजिता को फोन पे कहती हैं कि बाल दिवस आ रहा है, तो आभा जी चाहती हैं कि मैं तुम्हारे साथ जाके बच्चों के लिए कुछ उपहार ले लूं, क्या आज तुम जल्दी आ जाओगे? अपराजिता का काम तो हो चुका होता है, लेकिन उसे लगता है पता नहीं माँ जी ऐसे जाने देंगी या नहीं, तो वो उनसे कहती है कि मैं माँ जी से पूछ के आपको मैसेज कर दूंगी। वो भी ठीक है कह करके फोन काट देती है। अपराजिता बहुत हिम्मत करके माँ जी से पूछती है तो उनका मुंह बन जाता है। माँ जी ने कहा, सुन, तुझे नौकरी करने की परमिशन क्या दे दी, तू तो आसमान में ही उड़ने लग गई, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वैसे भी इतने पैसे नहीं देती हैं वो, तो जो काम करवाना है उन्हें 2 घंटे में करवाएं। वो नीचे मुंह करके अंदर जाती है, तभी फिर से फोन बज जाता है। वो डरते डरते उठती है कि अगर शिल्पी जी का हुआ तो वो कैसे उन्हें मना करेगी। जैसे ही वो जाके फोन उठाती है तो उधर से सुधांशु चिल्लाता है, कहाँ थी, इतनी देर से रिंग जा रही है, इतना टाइम लगता है फोन उठाने में? अपराजिता ने कहा, जी जी। ओ सुधांशु ने कहा, अच्छा सुनो, तुम्हारी एक पॉलिसी में चोर हुई है, तो क्या तुम मेरे ऑफिस के बाहर आ सकती हो, तुम्हारे साइन चाहिए। वो फौरन चहकती हुई कहती है, हाँ बस थोड़ी देर में आई, आप 20 मिनट बाद बाहर आ जाइएगा। सुधांशु ने कहा, सुनो जरा ढंग से आना, अगर किसी ने मेरे ऑफिस से तुम्हें देख लिया तो क्या सोचेगा? अपराजिता ने कहा, ठीक है कह के फोन काट देती है और माँ जी को बता के घर से निकल जाती है। उधर वो विभोर से शिल्पी जी को भी मैसेज करवा देती है कि वो उन्हें सेंट्रल मार्केट में मिलेगी 10 मिनट में। वो मार्केट पहुँच के शिल्पी जी को बताती है कि पहले उसे सुधांशु के ऑफिस में कुछ काम है,
तो पहले वो कर लेते हैं, फिर बच्चों के लिए भी शॉपिंग कर लेंगे। सुधांशु का ऑफिस वहां से पास ही होता है, तो वो शिल्पी जी के साथ उनकी स्कूटी पे बैठ के ऑफिस के बाहर पहुंच जाती है। करीब 2-3 मिनट में सुधांशु ऑफिस से बाहर आ जाता है। उसने उन्हें ऊपर से देख लिया होता है। वो आके उससे पेपर्स पे साइन करवाता है और शिल्पी जी को भी हेलो करता है। अपराजिता उसे बताती है कि उन दोनों को बच्चों के लिए उपहार लेना था, तो इसी बहाने वो भी उसके साथ आ गई। सुधांशु बड़े संकोच से उन्हें ऑफिस अंदर आने को कहता है, लेकिन अपराजिता मना कर देती है। इससे पहले भी वो हमेशा बाहर से ही गई होती है। शिल्पी जी फौरन कहती हैं, अरे अपराजिता चलो ना, आखिर तुम्हारे हस्बैंड यहाँ के सेंटर हेड हैं, तो अंदर चल के पानी तो पी ही सकते हैं। उनकी ये बात सुन के सुधांशु मुस्कुराते हुए उन्हें अंदर ले जाता है। अपराजिता की तो आंखें ऑफिस देख के फटी रह जाती हैं। इतना आलीशान ऑफिस होता है। वो वहाँ रिसेप्शन पे रुकने लगती है, तो शर्मा जी सामने से आते हुए कहते हैं, अरे मैम अंदर आइए ना, आप तो सर के चैम्बर में बैठेंगी, यहाँ थोड़े ना। ऑफिस बहुत ही बड़ा होता है। सामने ही चेतन के पिताजी की माला चढ़ी फोटो लगी होती है। अपराजिता लिफ्ट से सुधांशु के रूम में पहुंचती है। सामने से भैरवी हाथ में कुछ फाइल्स लिए आ रही होती है। अपराजिता को देख के वो चौंक जाती है और सुधांशु से इशारे से पूछती है कि ये यहाँ कैसे। सुधांशु के रूम में बहुत ही अच्छा सोफा पड़ा होता है। वो दोनों उस पे जाके बैठ जाती हैं। सुधांशु कुछ काम से भैरवी को बाहर लेके आता है। शिल्पी अपराजिता से कहती है, वाह मैडम जी, लाजवाब ऑफिस है आपके पति का। तो इसे सुन वो शर्मा जाती है। थोड़ी देर में उन दोनों के लिए एक चपरासी जूस लेके आता है। सुधांशु भी रूम में आके शिल्पी जी से बात करने लगता है। आज वो उनसे पहली बार मिलता है। जब वो उसके घर आई थी तब वो ऑफिस से आया नहीं था, और पहले दिन जब वो अपराजिता को लेने गया था तो बाहर से ही चला गया था। वो उसको अपने बारे में सब बताती है। उनसे बातों में सुधांशु को पता लगता है कि ये बहुत अच्छी जॉब कर चुकी हैं, और अगर शायद इनके जीवन में परेशानी ना होती तो आज ये भी मेरे लेवल पे ही होती। और जीवन में किसको क्या करना पड़ जाए कौन जानता है। वो अच्छे से बात करके उठ जाती है, क्योंकि उन्हें बच्चों के लिए गिफ्ट लेके इंस्टीट्यूट भी जाना होता है। सुधांशु भी अच्छे से उनसे मिलके उन्हें नीचे तक छुड़वा देता है। शिल्पा जी ने कहा, अच्छा अपराजिता, तेरे पति तो वाकई बहुत अच्छे हैं। मैंने उन्हें देखा तो था, पर आज पहली बार मिली हूँ। अपराजिता ने कहा, हाँ वो वाकई बहुत अच्छे हैं। शिल्पी जी उसको देख के कुछ सोचने लगती हैं, फिर वो दोनों शॉपिंग करने लग जाती हैं। शाम को जब सुधांशु ऑफिस से घर आता है तो उसे चाय देने के बाद अपराजिता धीरे से पूछती है, जी वो शिल्पी जी मेरे साथ ऑफिस के अंदर तक आई, आपको बुरा तो नहीं लगा? वो चाय पीता हुआ अपने मोबाइल में देख के कहता है, नहीं बुरा क्यों लगेगा, अच्छी और मैच्योर लेडी थी वो। अपराजिता ने कहा, नहीं पर वो मैं अंदर नहीं। सुधांशु, कोई बात नहीं, ठीक ही लग रही थी तुम आज। वो ये बात बहुत कैजुअली फोन में देखता हुआ कहता है, पर अपराजिता को तो मानो दिन ही बन जाता है। वो बहुत खुश होके अंदर कमरे में कपड़े तह करने लग जाती है। उसे गाना गाते हुए कपड़े तह करते देख विभोर अंदर आकर के पूछता है, आज क्या हुआ मम्मी, आप बड़ा गाना साना गा रही हो, आज क्या पापा ने आपको आई लव यू बोला है? अपराजिता ने कहा, चुप कर बदमाश, और पहले ये बता आज पेपर कैसा हुआ तेरा, पास तो हो जाएगा ना? अगले दिन भैरवी घर पे आती है। आज उसे सुधांशु के साथ ही ऑफिस के काम से कहीं जाना होता है। अपराजिता उसका भी नाश्ता लगाती है। वो और सुधांशु नाश्ता करते हुए ही ऑफिस की बातें करने लगते हैं। भैरवी उसे याद दिलाती है कि दिल्ली की कॉन्फ्रेंस का इनविटेशन आया है, तो वो क्या जवाब दे। ये सुन के सुधांशु अपराजिता को बुला के कहता है, सुनो वो मुझे दिल्ली एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जाना है, 3 दिन लगेंगे। अपराजिता ने कहा, जी ठीक है, मैं आपका सामान रख दूंगी। भैरवी खुश होती है कि उसे 3 दिन पूरे सुधांशु के साथ मिल जाएंगे कि तभी सुधांशु कहता है, अरे मैं कह रहा हूँ कि तुम भी साथ चलो। अपराजिता हैरानी से, मैं? लेकिन मैं जाके क्या करूँगी? सुधांशु ने कहा, अरे भाई तुम ही तो कह रही थी कि तुम्हारा दिल बहुत घबरा रहा है,
जतिन से मिलने का मन है तो चलो साथ वहाँ पे उससे भी मिल लोगी। ये सुन के अपराजिता की आंखों में तो चमक आ जाती है, लेकिन भैरवी का मुंह उतर जाता है और वो फिर बालों पे हाथ रख करके सोचती है सच में कितना इडियट है ये। वो तीनों दिल्ली पहुंचते हैं और होटल पहुंच के सुधांशु अपराजिता को गुड़गांव की कैब करवा देता है। वहां जतिन पहले से ही मम्मी का इंतजार कर रहा होता है। वो उसको देखते ही उसके हाथ से अपने लिए लाया सामान ले लेता है। आज मम्मी को गोद में सर रख करके लेटने में उसे बहुत सुकून मिलता है। आज की उसने छुट्टी ले ली होती है और अगले दिन सैटरडे होने से वैसे भी छुट्टी होती है तो उसे 3 दिन मिल जाते हैं। वो अपराजिता को पास के ढाबे में ले जाके खाना खिलाता है। उसका एक फ्रेंड भी उसके साथ होता है। अपराजिता उससे भी बहुत प्यार से बात करती है। उधर कॉन्फ्रेंस में जब चेतन सुधांशु से मिलता है और उसे ये पता चलता है कि अपराजिता भी साथ आई है तो वो उसे अगले दिन शाम को उसके घर आने को कहता है। सुधांशु कॉन्फ्रेंस अटेंड करके जब वापस आ जाता है तब तक जतिन और अपराजिता भी आ चुके होते हैं। अपराजिता उसे बताती है कि बहुत अच्छी जगह रहता है ये। अगले दिन सुबह सुधांशु तैयार होकर होटल से निकल रहा होता है कि फिर अपराजिता की तरफ मुड़ के कहता है कि आज शाम को तैयार रहना, चेतन सर ने बुलाया है। वो इससे पहले कुछ पूछे सुधांशु वहां से चला जाता है। शाम को वो सुधांशु का फोन आने पर तैयार हो जाती है। जतिन भी वापस आ चुका होता है। सुधांशु आज जल्दी आ जाता है, उसकी कॉन्फ्रेंस खत्म हो चुकी होती है। वो उससे पूछता है चलो जल्दी तैयार हो जाओ, सर की गाड़ी आने ही वाली होगी लेने। उधर भैरवी सुधांशु का इंतजार कर रही होती है। वो अपने रूम में कॉल करके सुधांशु से पूछती है कि कितनी देर लगेगी तो वो कहता है बस 10 मिनट। वो कह के फोन काट देती है। अपराजिता तैयार हो जाती है। उसने हल्के पीले रंग की साड़ी पहनी होती है और हल्का सा मेकअप करती है। गाड़ी आ जाती है। उधर से भैरवी को भी शार्ट ड्रेस में आता देख अपराजिता पूछती है कि क्या ये भी हमारे साथ जाएगी। तो सुधांशु उसे बताता है कि उसके कुछ रिलेटिव भी पुरानी दिल्ली में रहते हैं तो वो उसको छोड़ के वहां आ जाएगा। अपराजिता रास्ते में पूछती है कि यहाँ चेतन किस होटल में ठहरे हैं तो वो कहता है कि यहाँ उनका एक घर मतलब कोठी है तो हम अभी वहीं जा रहे हैं। गाड़ी एक बंगले के सामने आके रुकती है। सुधांशु भैरवी को कहता है कि अच्छा तुम यहाँ वेट करो, मैं इसे छोड़ के आता हूँ, फिर कैब से तुम्हारे रिलेटिव के घर चलेंगे। वो दोनों अंदर जाते हैं तो बहुत बड़ा लान पार करके घर आता है। दरबान उन्हें वहीं छोड़ के चला जाता है। चेतन अंदर से मुस्कुराता हुआ आता है और उन दोनों को अंदर ले जाता है। बहुत ही भव्य घर होता है उसका। तभी एक बूढ़ी औरत उन दोनों के लिए पानी और मिठाई लेके आती है। पानी पी के सुधांशु चेतन से चलने की आज्ञा लेता है तो वो उसे हैरानी से देखता है। चेतन ने कहा तो आप कहाँ जा रहे हैं? उसके भैरवी के रिलेटिव के यहाँ उसको छोड़ने की बात बता के सुधांशु फिर चलने की इजाजत लेता है। सुधांशु ने कहा अब आप दोनों बचपन के दोस्त हैं तो आप लोग बात, मैं उसको छोड़ के आ जाऊंगा। चेतन ने कहा ठीक है आप उसे छोड़ आइए। सुधांशु वहां से चला जाता है। आज उसका और भैरवी का फिल्म का प्रोग्राम होता है। असल में उसके कोई रिलेटिव वहां नहीं होते हैं, वो तो बस साथ टाइम स्पेंड करने का बहाना होता है। वैसे भी जतिन वापस गुड़गांव जा ही चुका होता है और अपराजिता अपने दोस्त के घर। भैरवी चिढ़ के उससे कहती है वैसे सही हो तुम भी बीबी को ही बास के घर छोड़ आए, वो भी जब वो अकेला रहता है तब। सुधांशु ने कहा अरे वो उसका बचपन का दोस्त है भाई, और वैसे वो अकेला नहीं था, घर में कोई काकी भी थी उसके साथ और बहुत सारे नौकर भी। उधर चेतन अपराजिता को अपना घर दिखाता है। अपराजिता को सब बहुत पसंद आता है। अब वो दोनों बाहर लान में आके बैठ जाते हैं। वो बूढ़ी काकी उन दोनों के लिए अदरक वाली चाय और समोसा जलेबी सब रख के जाती हैं। चेतन ने कहा अब देखो ना अपराजिता, यहाँ तुम्हारी तरह घर का सामान बनाने वाली तो कोई है नहीं, तो तुम्हें यहाँ बाहर का मशहूर ही खिलाऊंगा। अपराजिता उससे चाय पीते हुए पूछती है कि अभी भी तुम गिटार बजाते हो? उसके कमरे में गिटार रखा होता है। ये सुन के वो कहता है हाँ अब टाइम तो नहीं मिलता, लेकिन जब कभी मन नहीं लगता तो गिटार बजाने लगता हूँ। अपराजिता ने कहा हाँ। चेतन ने कहा अच्छा एक बात बताओ,
सही है तुम्हारा पति तुम्हें एक अकेले आदमी के पास छोड़ गया, लगता है तुम्हारी कोई चिंता नहीं है उसे। अपराजिता थोड़े गुस्से से, ऐसा नहीं है, वो तो एक्चुअली में वो तुम्हें जानते हैं और मुझे भी इतने साल से जान चुके हैं, तो वो वैसे भी अब कौन से 16 साल के हैं हम, और तुम नहीं जानते उन्हें, वो मेरी बहुत चिंता करते हैं। चेतन ने कहा, हाँ वैसे उन्हें सब की चिंता रहती है ना, अब देखो सेक्रेटरी को भी उसके परिवार से मिलवाने ले गए हैं। वो ये बात कहता तो तंज में है, लेकिन अपराजिता समझ नहीं पाती और कहती है, हाँ जिया के पापा तो सब के लिए बहुत अच्छे हैं। चेतन ये सुन के मुस्कुराता हुआ चाय पीने लगता है। चेतन ने कहा, वैसे एक बात कहूँ अपराजिता, मर्दों पे कभी इतना यकीन नहीं करना चाहिए, जरा लगाम कस के रखा करो पति की। अपराजिता ने झल्लाते हुए कहती है, अरे कहा ना जिया के पापा बहुत अच्छे हैं और मुझसे बहुत प्यार करते हैं, तो अब तुम बस करो वरना पिट जाओगे मुझसे। वो फिर हंसता हुआ जतिन के बारे में पूछने लगता है। चाय खत्म करके वो उससे कहता है, चलो रूम में मैं तुम्हें गिटार बजा के सुनाता हूँ। वो भी ठीक है कह के उठ खड़ी होती है। अब शाम ढल चुकी होती है और लाइट्स जलने लगती है, तो वो उसके साथ अंदर जाने में थोड़ा सकुचाती है, तो उससे कहता है, आ जाओ, कोई भूत नहीं बनने वाला मैं। ये सुन के अपराजिता भी हंसते हुए अंदर चली आती है। वो गिटार बजा के उसे एक के बाद एक गाने सुनाने लगता है। गाता तो वो ठीक ही है, पर अपराजिता का मन नहीं लग रहा होता है और उसे सुधांशु की याद आने लगती है, और वो मन में सोचती है, पता नहीं कितना टाइम और लगेगा जिया के पापा को अभी। चेतन उसको देख के समझ जाता है और जेब से निकाल के सुधांशु का फोन लगाता है। सुधांशु का फोन नहीं उठता और कुछ मिनट बाद उसका वापिस से फोन आ जाता है। सर मैं जरा जाम में फंसा हुआ हूँ, तो मुझे आने में टाइम लगेगा, आप अपराजिता से पूछ लीजिए अगर वो वापस होटल जाना चाहे तो। चेतन ने कहा, हाँ कोई बात नहीं, मुझे उसी तरफ जाना है तो मैं उसे छोड़ दूंगा, आप आ जाइएगा। फिर उसके घर के नौकर भी जाने के लिए पूछने लगते हैं, तो वो अपराजिता से कहता है, चलो हम भी चलते हैं। वो उठ जाती है। चेतन उसे अपनी गाड़ी में बैठने को कहता है और उसके होटल की तरफ गाड़ी बढ़ा देता है। उसका होटल वहां से करीब 40 मिनट की दूरी पे होता है। दिल्ली के बाजारों की रौनक ही और होती है। अपराजिता बाहर देखती है, जगह जगह बहुत सी खाने की चीजों के स्टॉल लगे होते हैं। एक जगह साइड में गाड़ी रोकते हुए चेतन कहता है, चलो आज मैं तुम्हें गोलगप्पे खाने में हराता हूँ। वो हंसती हुई उसके साथ बाहर आती है और दोनों गोलगप्पे खाने लगते हैं। चेतन को तो जल्दी ही मिर्च लगने लगती है और वो उसकी तरफ देख के कहता है, चलो मैं हार मानता हूँ। वो उससे फिर टिक्की के लिए पूछता है, तो वो कहती है, तुम्हें पसंद है तुम खाओ, मुझे इतनी पसंद नहीं है। वो एक ही प्लेट लगवा के लाता है, लेकिन उसमें 2 चम्मच रखे होते हैं। वो अपराजिता को देख के ऐसे खाने लगता है जैसे कितना टेस्टी बनी हो। 1-2 बार तो अपराजिता उसका चम्मच मुंह तक जाते देखती है, फिर झट से दूसरा चम्मच उठा के उसमें से खाने लग जाती है। चेतन मुस्कुराने लगता है। वो दोनों थोड़ा आगे तक वॉक करते हैं। वहाँ बहुत सा लेडीज मार्केट होता है। अपराजिता जाके देखने लग जाती है। उसे एक पर्स पसंद आता है, फिर उसे याद आता है कि वो तो पर्स तो लाई ही नहीं है, तो वापस जाने लगती है। चेतन भी उसके साथ ही होता है। दुकानदार अपराजिता को जाता देख चिल्लाता है, अरे ले तो जाओ मैडम, पैसे आपके हस्बैंड ने दे दिए हैं। वो पीछे पलट के देखती है तो चेतन वॉलेट अपनी पॉकेट में रख रहा होता है। वो उसे आके पर्स देता है, तो वो थोड़ा नाराजगी से कहती है, अरे तुमने क्यों दिए पैसे, और वो दुकानदार तुम्हें। चेतन ने कहा, अरे तो उस बेचारे को क्या पता कि मैं कौन हूँ, जाने दो यार, मैं इसके पैसे काट लूंगा तुम्हारे पति की सैलरी से, आखिर मारवाड़ी हूँ पूरा। वो ये सुन के हंसने लग जाती है। तभी आगे से पाव भाजी बनने की बहुत अच्छी खुशबू आ रही होती है। चेतन उसे लेके आगे बढ़ने लगता है और उसी स्टॉल के बाहर खड़ा हो जाता है जहाँ पाव भाजी बन रही होती है। वो अपराजिता से पूछता है, तो वो फिर मना करने लगती है, तो वो फिर से एक ही बनवा लाता है। वो उससे उसे टेस्ट करने को कहता है, तो अपराजिता को भी वो बहुत पसंद आती है, तो उससे
तो उसमें से उसको आधा खाने को कहता है। वहां से खा के जब वो आगे जाते हैं तो आइसक्रीम मिल रही होती है। वो अपराजिता को देखता है जो उसे देख के मुस्कुरा रही होती है, क्योंकि चेतन को आइसक्रीम बहुत पसंद होती है। वह आइसक्रीम लेता हुआ कहता है, अब भगवान के लिए तुम अपनी अलग लेना, अब मैं तुम्हें अपने में से नहीं खिला पाऊंगा। वो अपराजिता के लिए स्ट्रॉबेरी और अपने लिए बटर स्कॉच लेता है। अपराजिता खाते खाते उसे कहती है, वैसे मुझे बटर स्कॉच भी बहुत पसंद है। तो वो अपनी आइसक्रीम दूसरी तरफ करके उससे छुपा के खाने लगता है। ये देख के अपराजिता जोर जोर से हंसती है। अब दोनों गाड़ी में आके बैठ जाते हैं। अपराजिता उससे कहती है, जानते हो आज मैं बहुत दिनों बाद इतना खुल के हंसी हूँ। चेतन ड्राइव करते हुए उसे देखता है, फिर कहता है, हंसा करो, बहुत अच्छी लगती हो। थोड़ी देर तक दोनों खामोश हो जाते हैं। वो दोनों होटल पहुंच जाते हैं। काफ़ी देर वो वहीं रिसेप्शन के बाहर बैठ के सुधांशु का वेट करते हैं। थोड़ी देर बाद मैनेजर आके कहता है, मैम एनी प्रॉब्लम? तो वो कहती है कि एक्चुअली रूम की चाबी मेरे हस्बैंड के पास है और वो अभी वापस नहीं आए हैं। ये सुन के मैनेजर कहता है, इट्स ओके मैडम, मैं दूसरी की से आपका रूम खोल देता हूँ। चेतन उसको छोड़ के जाने लगता है तो वो उससे कहती है कि जिया के पापा के आने तक वो रुक जाए। वो ठीक है कह के उसके साथ रूम में जाने लगता है। रूम के अंदर वो सोफे पे बैठ जाता है। उसने बाहर वेटर को पानी लाने को कहा होता है। वो वेटर डोर नॉक करता है। पानी रख के वो चेतन को देख के फिर अपराजिता को देखता हुआ मुंह नीचे करके निकल जाता है। अपराजिता को ये थोड़ा अजीब लगता है। चेतन भी उसको देख के भांप जाता है और पूछता है, तुम कहो तो जाऊं मैं? ये सुन के वो कहती है, नहीं, अब तो तुम्हें जिया के पापा के आने तक बैठना ही पड़ेगा। चेतन मुंह नीचे करके बैठ जाता है। अपराजिता ने कहा, याद है तुम्हें चेतन, एक बार मुझे कितनी चोट लग गई थी जब मैं स्कूल में खेलते हुए गिर गई थी? चेतन ने कहा, हाँ याद है, कितना रोई थी ना तुम। मैं और मिनी तुम्हें चुप कराने के लिए कितना डांस कर रहे थे, तुम्हें हंसाने की कोशिश भी कर रहे थे। अपराजिता ने कहा, हाँ, काकी ने बताया था कि तुमने भी उस दिन खाना नहीं खाया था क्योंकि मैं नहीं खा पा रही थी। हाँ हाँ, और एक दिन याद है जब हमने मिल के मिनी का जन्मदिन सेलिब्रेट किया था, अपने जेब खर्च के पैसे से उसके लिए गिफ्ट लाए थे तुम और मैं, कितने अच्छे दिन थे ना ओ। चेतन ने कहा, हाँ याद है, सब याद है। जब मेरी नानी की डेथ हुई थी तब काकी हमारे लिए खाना बना के लाई थी। मैं बहुत उदास था क्योंकि मम्मी मुझे अकेले छोड़ के नाना जी के घर चली गई थी मिनी को साथ लेके, और तुमने मुझे अपने हाथ से खाना खिलाया था। अपराजिता ने कहा, हाँ, तुम कितना रोए थे, लेकिन काकी तुम्हें साथ नहीं ले गई थी क्योंकि तुम्हारे बुखार पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था। और जब मैंने स्कूल में डांस किया था और कुछ लड़के मेरे पीछे पड़ गए थे, तुम उनको कितना मार के आए थे। चेतन ने कहा, हाँ, और ये जानने के बाद काका ने तुम्हें फिर कभी डांस नहीं करने दिया था, कितना रोई थी ना तुम। अपराजिता ने कहा, फिर तुम बाहर पढ़ने चले गए। चेतन ने कहा, हाँ, फिर जब मैं एक बार फोन किया तो पता चला तुम ससुराल जाने की तैयारी कर रही हो। कई बार वक्त कितनी तेजी से गुजर जाता है ना, आदमी क्या सोचता है और क्या होता है। अपराजिता ने कहा, हाँ ये तो है। चेतन गंभीर उदास नजरों से सामने देख के कहता है, मैंने सोचा था कि वहां से 5 सालों में पढ़ाई पूरी करके आऊंगा। और तभी बाहर का गेट खुलता है और सुधांशु अंदर आता है। चेतन को अंदर बैठे देखो हड़बड़ा जाता है। चेतन उसे बताता है कि मैंने सोचा आपके आने तक अपराजिता को यहाँ अकेला ना छोड़ूं। सुधांशु भी कहता है, हाँ अच्छा किया सर। तभी चेतन घड़ी देखता है, रात के 11:30 बज रहे होते हैं। वो उठ के जाने के लिए खड़ा हो जाता है, बाहर निकल के आ रहा होता है तो सुधांशु भी उसे बाहर तक छोड़ने जाता है। भैरवी का रूम खुला होता है और वो बाहर से गुनगुनाती अपने रूम की तरफ जा रही होती है। उसे ऐसे शॉर्ट ड्रेस में गुनगुनाते हुए देख चेतन सोच में पड़ जाता है। तभी भैरवी की नजर चेतन पे पड़ती है और वो फौरन उसे झुक करके विश करती है। चेतन बिना एक्सप्रेशन के सर हिला के उसको जवाब देता है और निकल जाता है। वहां से लौटता हुआ जब सुधांशु
वापस अपने रूम की तरफ जा रहा होता है तो भैरवी उससे रास्ते में कहती है, सर यहाँ तुम्हारे रूम में थे। सुधांशु मुंह नीचे करके हाँ कहता हुआ अपने रूम की तरफ बढ़ जाता है। तो मित्रों, कहानी के इस भाग में आज इतना ही। शेष कहानी कल सुनेंगे भाग 3 में। कहानी का ये भाग आपको कैसा लगा, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं कहानी के शेष भाग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।